गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हम लोगों का बेटा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर के बारे में कंप्लीट पढ़ना है हम लोगों को, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है? देवांशु, अतुल मेरी आवाज आ रही? यस सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैंने आपको जो शीट दी थी बच्चों, उस शीट में आपके में स्फेरिकल मिरर था? नो सर। स्फेरिकल मिरर था बच्चों? नहीं था सर। अच्छा, केवल प्लेन मिरर था? यस सर। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं। स्फेरिकल मिरर्स, और बच्चों एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास ऑफ स्फेरिकल मिरर हैज बीन स्टार्टेड। आइए बेटा। हम लोग स्फेरिकल मिरर में एक एक करके सारी चीजों को पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ओके फाइव का बेटा, कोई बात नहीं। बच्चों स्फेरिकल मिरर्स में सुंदरम बेटा डाल दो बेटा। हाँ डाल दिए।
रैंकर वाले में कोई जना डाल दे बेटा, आइए। जो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल वाला है, हम लोग इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पढ़ेंगे। पहले आप लोगों ने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ा था, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ा था आप लोगों ने प्लेन वाला, और अब जो आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ रहे हैं, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आपका, ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। बेटा आपका अगर देखा जाए तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा तो उसको हम किसी स्फेयर से ही निकालेंगे, और स्फेरिकल पार्ट से अगर आप इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कट करोगे, जैसे एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है और हमने इसको यहां से कट किया है, तो जब आपने यहां से इसको कट किया है बेटा, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहां से जब आपने इसको कट किया है तो इसको एक बार समझ लीजिएगा कि पॉलिश करने के बेसिस पर हम इसको बताएंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरह का है। पॉलिश करने के बेसिस पर हम इसको बताएंगे कि किस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हमारा है। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ना, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव टाइप, देन reflecting surface concave type, then polished surface convex type. This is compulsory. So if you have done polish on convex side, अगर आपने convex side में किया है बच्चों, तो फिर ये concave बचेगा आपके पास। और अगर आपने देखो concave है ना, ये cave है, और this is wax, तो बहुत कम बच्चों को ये पता रहता है कि इनका नाम कैसे डाला है ना। तो ये तो बात आपके हिसाब से नहीं है, आपके लेवल की बात ही नहीं है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं दिस इज ये हमारा है पूरा का पूरा बेटा, ये हमारा कंप्लीट जो है ना, ये एक स्फेयर बना लिया, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इफ द सेंटर इज सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सुनते जाइए सारी बातें। And R is radius of curvature, P is the midpoint of the plane mirror, either plane mirror or spherical mirror, and PR is radius of curvature, CP is radius of curvature, M1 and M2 midpoint is pole, M1 and M2 midpoint is pole। अब ये डेफिनेशन तो आती नहीं है, है ना, तो आउटडेटेड मामला हो। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर बेटा एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, है ना, ये देखिए मैं ऐसे 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 मिरर बना रहा हूँ, और देखिए मैंने एक ऐसे मिरर बनाया, और देखिए बेटा मैंने एक ऐसे मिरर बनाया। मतलब मिरर बनाने का तरीका देखिए, मिरर बनाने का मेथड देखिए, और मिरर बनाने का मेथड देखिए यहाँ पे आप, और ये आ जाएगा हमारे पास। और बेटा देखिए मैं कुछ करता जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मिरर में चेंज करता जा, कोई मुझे बताएगा कि कैसे चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या चीज चेंज कर रहे हैं, मतलब मैंने क्या चीज बदल दी है। रेडियस, मैंने बेटा एक तो रेडियस बदल दी है, मतलब इसका कहीं ना कहीं मतलब रेडियस सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर करें तो बेटा रेडियस जो होती है वो हमारी बेटा डिक्रीज करेगी, रेडियस डिक्रीज करेगी। और बेटा अगर बताओ तो हमारा जो ये मिरर है ना, इसकी ये डेप्थ होती है बेटा, इसको कहते हैं, ये देखिए इसकी ये डेप्थ होती है, इसकी ये बेटा डेप्थ होती है, इसकी बेटा ये डेप्थ होती है, ये वाली डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ये वाली, और डेप्थ जो होती है बेटा वो इंक्रीज करती है। तो हमेशा बेटा डेप्थ जो हो जाएगी वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, डेप्थ जो हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी।
डेप्थ इंक्रीजेज हो जाएगा बेटा, राइट। अच्छा बेटा, डेप्थ अगर इंक्रीजेज है ना, तो इसको पता है क्या कहते हैं? मतलब ये जो है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट सर्कुलर डाया, इसको कहते हैं सर्कुलर डाया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डाया। इसको बेटा सर्कुलर डाया कहा जाता है, इसको सर्कुलर डाया कहा जाता है। तो इसको हम लोग यहां से भी तो एक रेडियस इंडिकेट कर सकते हैं आप लोग। ये वाली भी तो एक रेडियस हो जाएगी, ये वाली दूसरे कलर से ले लीजिएगा। इस रेडियस को कहते हैं, बताइए, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। तो इस वाली रेडियस का नाम होता है, मतलब आपको मैं ये वाली रेडियस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले में देखिएगा डायग्राम। तो अगर इस वाले रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाली आपकी, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी ये वाली है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अच्छा, अब कहने का क्या मतलब है बेटा? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, मतलब अपर्चर रेडियस कहा जाता है, अपर्चर। तो अपर्चर का मीनिंग समझ लीजिएगा। अपर्चर का मतलब होता है सर्कुलर डाया की रेडियस, है ना। अपर्चर डाया भी कह सकते हो, तो ये 2r आ जाएगा। अपर्चर रेडियस भी कह सकते हो, तो वो r आ जाएगा। नीचे देखिए छोटा सा इन्होंने डायग्राम बना के, ये देखो यहाँ समझाया भी है अपर्चर। तो डायामीटर ऑफ द पेरीफेरी ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब पेरीफेरी का जो डाया होता है उसको अपर्चर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो पेरीफेरी का डाया, मतलब इसका डाया जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग अपर्चर। इसको हम लोग बेटा अपर्चर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई, समझ में आ गई होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बेटा अपर्चर डाया कहते हैं। तो आप निकालेंगे कैसे बेटा? हमारा तो ये स्फेयर तो स्फेयर बना लीजिए, तो स्फेयर ऐसे बनेगा, ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डेप्थ हो जाएगी h, राइट। ये वाला पार्ट आपका कितना आ जाएगा? अगर ये वाला पार्ट निकालेंगे तो इतना पार्ट आपका हो जाएगा बेटा r माइनस एच हो जाएगा। और आपको निकालना कौन सा पार्ट है? स्मॉल r। ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r माइनस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको बस केवल इतनी चीज याद रखिए, यहां तक याद रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। तो देखो बेटा, पोल की डेफिनेशन पता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर, एनी मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, प्रिंसिपल एक्सिस पता है, एंड अपर्चर मैंने बता दिया। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं कि प्रिंसिपल फोकस। तो किसी भी कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, if parallel rays of light are coming after reflection, they will meet at a point. This point is called radius of focus. And if rays are appears to come, so then this point is called focus. So convex mirror में rays are appears to come, and concave mirror में rays are intersecting at the point F. तो बेटा इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे तो फोकल लेंथ, तो जो फोकल लेंथ होती है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द, बेटा फोकल लेंथ का मतलब होता है कि फोकस की डिस्टेंस पोल से लेकर। अच्छा एक बात याद कर लीजिएगा कि पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। पोल इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, and all the distances are measured from all distances are measured from pole. All distances are measured from pole. तो सारी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से नापते हैं बेटा। तो सारे बच्चे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा बेटा, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। फोकल प्लेन जो होता है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन टू द प्रिंसिपल फोकस। मान लीजिए मैंने आपको ऐसे बोला, तो अब आपका इस तरह से है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा दिस इज एफ,
तो यहाँ पर जो प्लेन आता है, इसके ऊपर जो प्लेन बनता है, इसको कहते हैं हम लोग बेटा, ऐसा प्लेन कहलाता है आपका, इसको कहते हैं बेटा हम लोग फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन जो होता है ना, ये बेटा इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना। जैसे कहते हैं हमारी इमेजेस जो हैं एक ही फोकल प्लेन पर रहती हैं, तो वहां पर देखा जाता है। आगे जाके इसकी जरूरत जब आएगी तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रेज में पैरेलल आने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है, ये फोकस से पास करती है। और अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, तो पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट जो होती है ना, तो पैरेलल, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर ले लिया आप लोग। जब हम कॉन्वेक्स मिरर में ले लेंगे तो पैरेलल आने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है, ये बेटा हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ फोकस आ गया है ना, और ये वाला आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और ये कंडीशन है। तो पैरेलल रेज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज होती हैं, ये रे ऑफ लाइट आपकी क्या होती हैं, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है। अच्छा, फोकस से जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है, ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, एरो देखो पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया। और जो रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलरली गिरती है, नॉर्मली गिरती है, तो नॉर्मल इंसिडेंस कहलाती है। तो ये रिट्रेस द पाथ। एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये आपका है कोई भी स्फेरिकल मिरर या स्फेयर है। अब स्फेयर में कोई भी आप पॉइंट, कोई भी लाइन सेंटर से बनाएंगे, मान लीजिए सेंटर से आपने ये लाइन बनाई, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी। मान लीजिए आपने सेंटर से बनाई, ये लाइन आपकी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी। मान लीजिए ये लाइन आपने सेंटर से बनाई, तो ये लाइन आपकी बेटा परपेंडिकुलर गिरेगी। तो आप याद रखिएगा, किसी भी बेटा एक बात याद रखिएगा, किसी भी अगर हम मिरर पे, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कोई भी आपका मिरर हो, अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो आई इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0, और इसी से रे हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तभी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रे हमारी जो होती है, वो हमारी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिट्रेसिंग ऑफ पाथ होता है। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, नॉर्मल इंसिडेंस में रिट्रेसिंग ऑफ पाथ होता है। इसको हम लोग पाथ में रिट्रेसिंग कर देते हैं। तो रिट्रेसिंग ऑफ पाथ यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। ठीक, आगे बेटा आ जाइए। यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है कि अगर कॉनकेव मिरर का जो बेटा जो मेन बेसिक पर्पज होता है वो कॉन्वर्जिंग होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग नेचर होता है। इसको स्ट्रीट लाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लाइट डाइवर्ट करनी पड़ती है। अगला बेटा पार्ट हमारा है कि इमेज बनानी है आपको, तो बताओ इमेज में फटाफट सारी बातें रिवाइज करते चलते हैं हम लोग, है ना। तो बेटा इमेज जब बनाएंगे तो सब पैरेलल, यानी कि इनफाइनाइट पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए जो इमेज बनेगी बेटा वो फोकस पे बनेगी। तो फोकस पे जब इमेज बनेगी तो ये इमेज कैसी बनेगी, पहली बात तो इमेज बनेगी रियल, फिर बनेगी इन्वर्टेड, फिर बनेगी फोकस पर, फिर बनेगी मिनिमाइज, यानी कि शॉर्ट एंड बन जाएगी। तो इमेज आपकी मिनिमाइज रहेगी, यानी अगर आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है आई अपॉन ओ, और आई की वैल्यू कम होती है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनती है तो आई की वैल्यू माइनस में होती है और ओ की वैल्यू प्लस में होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज लेस देन -1 आ जाएगा, और बहुत छोटा, मतलब काफी छोटी इमेज बनती है। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास देखिए ये हमारा रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, एंड बेटा आई बहुत छोटा बनेगा, तो हमारा आई की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा ये वाला डिस्टेंस, एक बात देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 0। और बेटा यहाँ पे -1 का हमारा आता है, यहाँ पे हमारे -1 का हमारा बेटा आता है मैग्निफिकेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी हम लोग अपने रियल इमेजेस के केस लेते हैं,
तो सारे रियल इमेजेस के केस में मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव ही आएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी कोइंसाइड, है ना। यानी कि बेटा अब हम बात करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि जैसे सपोज करिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने लॉन्गिट्यूडनली या अलोंग आपने रख दिया है प्रिंसिपल एक्सिस की। मान लीजिए ये केस आपका बहुत बार पूछा गया है। तो जब आपने ए बी रॉड को, आपने ए बी वाली रॉड को आपने रख दिया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक बात तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि जैसे हमारे पास ये ए बी रॉड है। अब आपने जो पॉइंट हमारा ए है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलने वाला जो पॉइंट हमारा ए है, इसकी इमेज हमारी उसी के पीछे बनती है, उसी के नीचे बनती है। तो एक तो आपको बोला जाएगा कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन उसका एक पॉइंट जो होगा वो हमेशा, उसका एक पॉइंट जो होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो एक पॉइंट हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना के रखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाए, बताइए। बताइए, आगे बढ़ जाए बेटा। अब फिर हमें इमेज बनानी होती है इस वाले पॉइंट की, तो हम आराम से बना लेते हैं। जरा इमेज बनाने की कोशिश करिए, जरा आप इमेज बनाने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने आपको इमेज बना के दी और कोई भी 10 सेंटीमीटर लंबी हमारी रॉड है और इसकी इमेज बनाने की कोशिश करिए और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो बताइए साइज ऑफ द इमेज बताइए। तो हम आराम से निकाल लेंगे। अभी हम मिरर फॉर्मूला आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लेंगे, अभी कुछ बोलना नहीं है आपको केवल ध्यान देना है कि इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। और जो ऑब्जेक्ट हमारा मालूम है, जो ऑब्जेक्ट हमारा ना, जो ऑब्जेक्ट हमारा बेटा इधर देखो, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा, जो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पे बनाई इमेज इस तरह से, ये आ गया है, ये आ गया सी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनेगी। ये पहली बात तो फोकस से जाएगी और दूसरी बेटा रे ऑफ लाइट फोकस से जो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का केस आपका बनेगा। अब बेटा एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमारा एक केस बनता है, बताओ ये वाला केस क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, क्लियर है बेटा, बताइए जल्दी से। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। इस सर वाले वो केस जो में, अभी हाँ क्वेश्चन बेटा, करवा रहे थे वो हटा दिए क्या? नहीं अभी हमने हटाया नहीं है बेटा, क्वेश्चन हमने हटाया नहीं। अभी मिरर फॉर्मूला आने वाला है, उसी के बाद वहां पे, अभी तो वहां केवल इमेज बताइए। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट हमारा अगर फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, लेकिन यहाँ तक सारे केसेस में हमारा एम जो है वो नेगेटिव बना रहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि फोकस और पोल की बात करेंगे, तो इसके बाद वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बताइए जल्दी से। बैक साइड में। जब हमारी इमेज बैक साइड में बनेगी ना, जब हमारी इमेज बेटा बैक साइड में बनेगी ना, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो इमेज विल बी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। तो जब मैग्नीफाइड बनेगी तो पक्का एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो कोई अगर आपसे कहे कि एम की वैल्यू मान लो +2 है,
या मान लीजिए m की वैल्यू +3 है, तो अगर m की वैल्यू मान लीजिएगा +4 है, तो आप समझ लीजिएगा कि पक्का है कि ये वाला हमारा मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में इसी केस में आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, राइट, और पॉजिटिव भी आता है और एक से बड़ा भी आता है। अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा m = I/O और -V/U आ जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन में, तो ये आ जाएगा I/O और -V/U आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और m की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, है ना बेटा। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जब भी बात करेंगे पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल इमेज और नेगेटिव होगी तो आपकी रियल इमेज। और एक बात याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन में I/O को -V/U हम इंडिकेट करते हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -V/U। ठीक, तो माइनस का साइन मतलब मिरर है तो माइनस का साइन आएगा, m का मतलब मिरर और m का मतलब माइनस का साइन। तो यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, m का मतलब हो गया मिरर और m का मतलब हो गया माइनस का साइन। हमें लगता है ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। बेटा हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। इमेज बाई अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा आपकी अपराइट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, और अपराइट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। तो जैसे मान लीजिएगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मान लीजिएगा आपको कॉन्वेक्स मिरर की इमेज आपको बता दें, तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, और ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, और ये बेटा आ जाएगा फोकस, और ये आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा लगेगा कि मानो हमारी इमेज कहाँ से आ रही है, रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो जाएगी ऐसे। और दूसरी वाली जो रे ऑफ लाइट है आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी वाली जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे जाएगी और नॉर्मली वापस आ जाएगी। तो हमेशा बेटा आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी वो इस जगह पे बनेगी। और ये इमेज हमेशा एक ही केस है, अकेला, और हमेशा ये वाली इमेज आपकी छोटी बनेगी, राइट, साइज छोटा रहेगा। तो अगर आपसे कहे कि m की वैल्यू 1 से कम हो और वो भी पॉजिटिव हो, तो वो हमेशा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का केस अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू हमारी 1 से कम रहेगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देने वाला मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। बेटा क्या पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देने वाला कॉन्वेक्स ही हो सकता है, अगर किसी ने पूछा? नहीं, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्लेन मिरर भी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देता है और कॉनकेव मिरर भी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देता है। लेकिन देखिए तीनों की कंडीशन मैंने अलग अलग बना दी है। तो केवल अगर पूछा जाए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन किस किस मिरर का होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑल मिरर। आंसर बेटा आ जाएगा ऑल मिरर। बच्चों मुझे बता दीजिए कि क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? आपको बेटा मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला जब आता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रूव कर दें बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम लोग यहाँ पे एंगल को लेकर प्रूव कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं प्रूव करने की है, आप सीधे सीधे इसको लर्न कर लीजिए कि F = R/2। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन जब लगाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आने वाली जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, इधर पॉजिटिव होंगी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली जो रेज होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव। इसका मतलब F भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब R भी नेगेटिव होगा, यानी कि ये सभी हमारी नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगी। अगर बेटा हम यहाँ पे पावर को डिफाइन करें तो पावर ऑफ मिरर होता है
मिरर की जो पावर होती है वो होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो अगर 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर में आएगी ना, तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू -1 अपॉन एफ। और बेटा याद रखिएगा, अगर इसको 100 अपॉन एफ कर देंगे ना तो एफ सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस समझिएगा, इसमें एफ सेंटीमीटर में और इस वाले में एफ आपकी मीटर में होगी। अगर पावर पॉजिटिव है तो पक्का है कि हमारा मिरर कॉनकेव होगा, अगर पावर नेगेटिव है तो पक्का है हमारा मिरर कैसा होगा बेटा, कॉन्वेक्स होगा। अच्छा बेटा देखिएगा, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये साइन कन्वेंशन पूरा हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर हम ऑब्जेक्ट की हाइट लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम इमेज इन्वर्टेड लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अगर हम ये वाले केस में इमेज लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब हम अप लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, डाउन लेंगे तो नेगेटिव। बेटा मिरर फॉर्मूला जो होता है किसी भी कॉनकेव मिरर में, यू को बताते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज द पोजीशन ऑफ इमेज। और बेटा अगर हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला देखेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होगा। इसमें यू और वी का एक ग्राफ बनता है कि हम बड़ा स्पेशल तरीके से ग्राफ बनाते हैं। पहली बात तो यूज साइन कन्वेंशन, ये मैंने पहला फॉर्मूला बनाया है ना। एक तो ये फॉर्मूला, एक तो प्रिंसिपल ये वाला होता है कि फर्मेट प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी भी ऑप्टिक्स में रे जो होती है वो हमेशा आपके उस रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते में उसका टाइम सबसे कम लगेगा। जैसे आप तीसरे फ्लोर पर हो और थर्ड फ्लोर से लाइट जला दीजिए, तो थर्ड फ्लोर से लाइट अगर जलेगी तो वहां से लेकर नीचे तक जब आएंगे तो याद रखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे जब हम आएंगे तो हम शॉर्टेस्ट पाथ में लाइट हमारी जाती है। तो लाइट के पास करने का जो समय होता है वो सबसे कम टाइम वाला ही फॉलो किया जाता है, इसको कहते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। बेटा यहाँ पे हम अगर बात करेंगे कि ग्राफ बनाइए तो हमने पहली कंडीशन ले ली है कि u इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर u इनफाइनाइट ले लेंगे तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 1 अपॉन एफ आ जाएगा, और v की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस एफ आ जाएगी। अगर हम v इनफाइनाइट ले लेंगे तो u की वैल्यू आपकी प्लस एफ हो जाएगी। अगर v इनफाइनाइट ले लेंगे तो u की वैल्यू हमारी जो है वो प्लस एफ हो जाएगी। तो कुल मिला के हमको एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए, एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए। तो अब आप जरा प्लॉट करिए बेटा, तो जो मैंने ये वाली जो लाइन बनाई है ना, ये वाली देखिएगा ब्लैक वाली लाइन, ये जो ब्लैक वाली लाइन बनाई है ये हमारी u इक्वल टू प्लस एफ वाली लाइन, u इक्वल टू प्लस एफ की लाइन। और जो मेरी ये वाली लाइन है वो हमारी v इक्वल टू प्लस एफ वाली लाइन हो जाएगी। एक u इक्वल टू प्लस एफ हो जाएगा, एक v इक्वल टू प्लस एफ हो जाएगा, और हमारे पास जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा ना, इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि यही ग्राफ हम लोगों को बनाना है। इसका एक तरीका अलग है जनरली। हाँ बेटा टेस्ट में आ चुका होगा, हाँ पक्का आएगा, और आता ही है ग्राफ बेटा ये वाला। अच्छा जैसे मान लो हमने ये एक नई लाइन बना दी, जरा इसका मतलब जरा बताइएगा। ये हमने इसको मिलाते हुए ये वाली जो लाइन बनाई है, ये लाइन पे u और v की वैल्यू क्या है, इसको कहते हैं v इक्वल टू u वाली लाइन पे। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका इसका बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी तो इसका एंगल हो जाएगा 45। ये वाली बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई, v इज इक्वल टू u वाली लाइन। क्लियर हो गया ना बेटा, चलो बेटा ठीक है। देखो एक बार फिर से हम कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि मान लीजिएगा
अरे सुंदरम ग्राफ करा देना। जी जी सर जी। जैसे मान लीजिएगा हम लोगों ने कहा कि ज्यादातर मोस्ट पॉपुलर जो ग्राफ होता है वो केवल हमारा यही ग्राफ आता है कि यू और वी के बीच का ग्राफ आता है। बेटा आपको जो ग्राफ बनाना है वो यू और वी के बीच का। तो आपको जो ग्राफ बनाना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा वी और यहाँ पे बेटा आ जाएगा यू। और ये ग्राफ देख सकते हो ना। ये आ जाएगा यू और ये आ जाएगा वी। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से कि जैसे मान लीजिएगा आपको बनाना है u इक्वल टू एफ या v इक्वल टू प्लस है, तो जो पहला ग्राफ बनेगा आपका, तो ये वाला ग्राफ जो आपका बनेगा बेटा इसको हम बनाएंगे। ये वाला जो ग्राफ बन रहा है इसको कहेंगे u इक्वल टू प्लस है। ये वाला जो ग्राफ बनेगा इसको कहेंगे u इक्वल टू प्लस है। और जो ये वाला ग्राफ बनेगा इसको कहेंगे, लाइन बनाते हैं अपनी लाइन बना रहे, इसको कहेंगे u इक्वल टू v इक्वल टू प्लस है, क्योंकि v वाला प्लस एफ यहाँ से यहाँ चला जाएगा और u वाला प्लस एफ यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी कंडीशन और हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला जो ग्राफ होगा ये ग्राफ हमारा इसका प्रॉपर ग्राफ है। अगर किसी ने बना दिया मान लीजिए ये वाला ग्राफ ग्रीन वाला, तो ये ग्राफ बताता है कि v इक्वल टू यू। और जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो क्या बताता है, ब्लैक वाला ग्राफ बताता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ब्लैक वाले ग्राफ का रिलेशन ये है और इसका रिलेशन ये है। जैसे लग रहा है मानो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई अगर कंडीशन आती है कि सपोज ग्राफ हमारा इस बैक साइड बने ऐसे, इसके लिए क्या होगा, u की वैल्यू माइनस है। तो ये ग्राफ वैसे कभी आता नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ ले कि u अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो हम इसको u को बैक साइड में बनाएंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, एक आपका फॉर्मूला आता है 1/v 1/u 1/। तो सभी बच्चे जरा इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। सर कि एक मिनट, अगर हम ग्राफ वाला वो ऊपर कर दीजिए स्लाइड, बस 1 मिनट। अभी दे देंगे बेटा, पूरा दे देंगे, ठीक है। ये पूरा दे देंगे 1/v 1/u 1/f। और बेटा हम इसमें v का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो v से v देखो हमारा कट गया, 1 आ गया, ये प्लस आ गया और ये आ गया। तो बेटा इसको हम इधर ले जाएंगे यहाँ पे, और इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और v/u इक्वल टू v/f -1 आ जाएगा। और ये v - f/f आ जाएगा। माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली वैल्यू कहलाएगी आपकी m, इसको हम लोग m कहेंगे। और m जो हमारा होगा वो क्या होगा, f - v/f हो जाएगा। इसको बेटा हम लोग m कहेंगे, f - v/f, यही हमारा m होगा। और एक बात याद रखिएगा कि मतलब अभी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये नया निकल के आ गया। एक और तरीका है कि हम अपने इस फॉर्मूले को लें और इस फॉर्मूले में हम लोग u से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई u। और अगर आपने इसको u से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ये समझ लीजिए, जब आपने इसको u से मल्टीप्लाई कर दिया तो u का मल्टीप्लाई यहाँ, u का मल्टीप्लाई यहाँ, u का मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मतलब u हो गया। बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे कि अगर हम u का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस कंडीशन पे ये तो कैंसिल हो जाएगा
यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को उधर ले जाएंगे तो u माई अपॉन एफ माइनस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर हमारे पास फॉर्मूला एक नया आ रहा है एफ अपॉन एफ माइनस यू, यानी कि हमारे पास एम के फॉर्मूले आ रहे हैं मैग्निफिकेशन के, ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है माइनस वी अपॉन यू, ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके पहले वाला बताइए क्या होगा? एफ माइनस बी अपॉन एफ। ये बात, 4 फॉर्मूले आपके मैग्निफिकेशन के हो जाएंगे। एंड यूज साइन कन्वेंशन, यहां पर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करिए, यहां पर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर करिए। यूज साइन कन्वेंशन ऑलवेज, हमेशा आप साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। यूज साइन कन्वेंशन ऑलवेज। तो बेटा पूरा ये सॉल्व करने के बाद आ जाते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखो ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं, ये कोई भी मिरर ले लिया है, एनी मिरर है ना, एनी मिरर ले लिया, एनी मिरर बना लिया है, और अब आपको मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलाएंगे। तो VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां लिख दिया मैंने, VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगी, प्लेन मिरर है तो पीछे बनेगी, कॉनकेव मिरर है तो आगे और पीछे दोनों तरफ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो पीछे ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं जब इसकी इमेज बनेगी तो V इमेज हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, VN, राइट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, VI वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो तीनों के तीनों अगर वेलोसिटी हमें पता है तो हम लोग बेटा इनमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। फॉर्मूला होता है ये, और माइनस का साइन रहेगा फॉर्मूले में, m का स्क्वायर रहेगा और VO माइनस VM रहेगा। क्लियर होगी बात? VO माइनस VM रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो कि m की वैल्यू, आप अभी जो 4 वैल्यू मैंने बताई हैं, चारों में से कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा हम आपको ये सब बिगाड़ दें, ये हम आपको दोबारा से लिख देंगे। तो पहले तो बेसिक फॉर्मूला आप इसका देख लीजिए सारे बच्चे, कि किसी भी कंडीशन में, फॉर एनी कंडीशन, आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए कि हम मिरर फॉर्मूला कैसे लगाएं, कहीं गलत नहीं होना चाहिए मिरर फॉर्मूला हम कैसे लगाएं। बेटा एक बात समझ लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VI माइनस आ जाएगा VM इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस, और आप यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पे f, बताओ क्या क्या और यूज कर सकते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे f अपॉन f माइनस यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कहने का ये, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास वैरायटी है, किसी भी कंडीशन में आपका फॉर्मूला लग जाना चाहिए। अगर हम फॉर प्लेन मिरर ये लगाएं, अगर हम यही फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए, जो टीचर्स हमारे अलग से प्लेन मिरर में पढ़ाते हैं, मैं तो कहता हूं कि केवल मिरर एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। अगर प्लेन मिरर की बात करेंगे बच्चों, तो पहली बात तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है वो +1 का होता है। पुट कर दीजिए, तो VI माइनस VM हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास +1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा VO माइनस VM। बेटा इसको सॉल्व कर देंगे तो VI माइनस VM आ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये आ जाएगा VO माइनस VM। आइंदा आप प्लेन मिरर में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अच्छे से। सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 1 हो जाएगा ना?
डिफाइंड नहीं होता है बेटा। सर तो जैसे अब नीचे वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट हो जाएगी प्लेन मिरर की। तो बेटा वो और सर डिफाइंड ना 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 ना, वो वहां तो वहां से पहुंच जाओगे तो वहां पे गड़बड़ होता है, यस सर। क्योंकि हाँ वो चीज गलत हो जाएगी। फोकल लेंथ अगर आपने रख दी, नहीं तो आपने अगर नीचे रखोगे ना तो वो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे m की वैल्यू +1 रख दीजिए बस। यस इनफाइनाइट सर। अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन मल्टीप्लाइड इनफाइनाइट, ये डिफाइंड सिम्टम्स नहीं। खैर वहां जरूरत ओके नहीं सर। है ना। बेटा यहाँ पे सारे बच्चे देखिए कि अब आप इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन प्लेन मिरर के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे प्लेन मिरर में कहा, मान लीजिएगा कि सपोज करिएगा प्लेन मिरर में कि एक प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका, ध्यान से सुनते जाइएगा, प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका बेटा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और मिरर की वेलोसिटी है 0, तो बताइए इमेज की वेलोसिटी किधर और कैसे मिलेगी। तो हमने इसको यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, देखो मिरर की वेलोसिटी 0 माइनस और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी 10, और बेटा आपके पास मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब मैं आपसे केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे होती हैं वो हमेशा जाती हैं, जैसे बिंदु ने क्या किया, इसमें 10i डाल दिया। अब सुनिएगा, ये जैसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो अब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, देख रहे हैं आपका इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर हमारा ये इमेज चलेगी, इमेज, तभी माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास vi आ जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन बताता है ऑपोजिट यानी टूवर्ड्स मिरर। ये बताता है हमारा टूवर्ड्स मिरर, ये बताता है टूवर्ड्स मिरर, ये हमारा टूवर्ड्स मिरर बताता है। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि टूवर्ड्स मिरर की क्या कंडीशन आ जाती है। तो टूवर्ड्स मिरर अगर हो जाएगा तो vi और वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। डन करो बेटा, है ना। अब एक बच्चे ने कहा जैसे 10i, अब मैंने आपको ij कब यूज करोगे बताओ बेटा, आप लोग ij कब यूज करेंगे? बच्चों, प्यारे बच्चों, ij के कब यूज करेंगे भाई? सर जब गिवन वैल्यू की आई जे के टर्म में दिया हुआ हो। ऐसे आप हल्के में ना लीजिएगा। ये देखिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, और अगर आपको बेटा अगर ऐसा दिया जाए कि प्लेन मिरर आपका YZ प्लेन पर, और प्लेन मिरर अगर आपका YZ प्लेन पर है और एक ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है -10i, बताइए अगर -10i है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज वेलोसिटी, बताइए जल्दी से। तो हम लोग जानते हैं vi अगर निकालेंगे तो -m, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास vi माइनस vm इक्वल टू माइनस vo माइनस vm, और ये आ जाता है हमारे पास vi माइनस vm का मतलब ये 0 हो गया, और माइनस vo माइनस, ये आ जाएगा 0 माइनस, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग अल्टीमेटली माइनस का 10i रख देंगे और +0, तो ये प्लस का 10i है। अब ये प्लस का 10i आपको मालूम है क्या इंडिकेट कर रहा है?
इसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पर इसकी इमेज बनेगी और वो हमारी इमेज की वेलोसिटी जो हो जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी 10i। क्लियर हो गया बच्चों? हमारी जो एन की वेलोसिटी आएगी इमेज की, वो 10i है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला लगाइए। लगाइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन लगाइए। आ जाएगा क्वेश्चन ये वाला? कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग 9 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द कॉन्केव मिरर। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा VO, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कह रहा है द फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, F की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज, और इमेज की जो स्पीड हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? VI हमें 2 निकालनी सेंटीमीटर पर सेकंड। है। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है। प्यारे बच्चों, हमको U की वैल्यू दी गई है माइनस का 60 सेंटीमीटर। पता है क्या होगा आप लोग? यहाँ पे आ जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो यही इस्तेमाल किया जाएगा, VI माइनस VM। तो VI ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और माइनस और M की जगह पे आ जाएगा फॉर्मूला F अपॉन F माइनस U, और ये आ जाएगा स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा VO माइनस VM, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी मेरे पास माइनस का 24, और देखो फोकल लेंथ तो माइनस में और U ऑलरेडी माइनस में। सॉल्व करने पे आएगा, और माइनस का साइन जानते हो क्या बताता है? माइनस का साइन ये बताता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर देन इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम। ये आंसर आ गया आपका। आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाएं। ये वाला क्वेश्चन लगा कर देखिए, क्या आ जाएगा? बेटा आ जाएगा, देख लीजिए जरा। बेटा 40 आ रहा है। सारे बच्चे बता दो तो मैं बताना पड़े तो आगे बढ़ जाओ। बताना है बच्चों, बताना है कि हो जाएगा।
बता दें, हो जाएगा ना। देखो पावर मैंने बता दिया है, और देखो प्लेन मिरर के लिए मैंने फोकल लेंथ और ये सब मैंने बता दिया है। और एक बहुत बड़ा एक केस आता है कि देखिएगा, ये सन का डायामीटर, बहुत बड़ा केस आता है कि जैसे आपने कभी कहा कि सन हमारा इनफाइनाइट पे होता है बेटा। अब सन हमारा अगर इनफाइनाइट पे होता है तो सन का जो डाया है, और ये इनफाइनाइट पे मान लें हम, तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। पहली बात तो ये डाया ऑफ इमेज बनेगा, ये फोकस से बनेगा, एट इनफाइनाइट हो जाएगा और ये एट फोकस हो जाएगा। ठीक है। अब अगली बात हम अगर आपसे पूछें कि जरा बताइए ये जो एंगल है थीटा, ये कौन कौन बना रहा है एंगल? तो थीटा एंगल इज मेड बाई द डाया ऑफ सन एंड ऑल्सो बाई द डाया ऑफ इमेज। इसका मतलब एंगल जो हमारा बन रहा है ये डाया सन का और डाया इमेज, यानी कि सन का डाया अपॉन सन की डिस्टेंस, और डाया ऑफ इमेज और अपॉन हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस। और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? इसको फोकल लेंथ कहेंगे हम लोग, समझ लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल कितना है? एफ। तो डाया ऑफ इमेज अगर हो जाए, बताइए, दोबारा से बता दें इसको। देखो बेटा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये सन है, ऐसे डायग्राम देखिएगा, ये जो हमारा सन है, सन का डाया अगर डी है तो सन की डिस्टेंस हो जाएगी एस पोल से, और इमेज का डाया हमारा अगर स्मॉल डी है तो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी एफ, क्योंकि वो फोकस से बन रही है इमेज। तो डाया डी ये वाला अपॉन डिस्टेंस, ये आर्क अपॉन रेडियस आ जाएगा, इसको एंगल कहेंगे। और इतना ही एंगल थीटा बनता है डाया ऑफ इमेज और अपॉन आर्क अपॉन रेडियस करके निकालेंगे। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एक न्यूटन का फॉर्मूला आता है रियल इमेज के लिए, तो केवल न्यूटन का फॉर्मूला हम रियल इमेज के लिए निकालते हैं। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ले लें सी के बियॉन्ड, तो इसकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग फोकस से ले लेते हैं x1, और यहां से डिस्टेंस ये वाली होती है f, तो आप बताओ u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू पोल से नापेंगे हम लोग, तो पोल से नापेंगे तो ये हो जाएगी f प्लस x1, तो ये हो जाएगी f प्लस x1। और v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी f प्लस x2, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी v। बेटा ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी v की। इसका मतलब u पता चल गया, v पता चल गया। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ जाएगा। हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन लगा दें। ये साइन फोकल लेंथ का है कॉनकेव मिरर का, ये साइन आपका बेटा हमारा v के लिए है, और ये साइन हमारा बेटा f के लिए है। रखेंगे, सॉल्व करेंगे और f की वैल्यू हम निकालेंगे। डायरेक्ट हमारा याद रखिएगा कि जो x1 है डिस्टेंस, ये कहां से डिस्टेंस है? x1 डिस्टेंस हमारी फोकस से है। x1 is the distance of object from focus and x2 is the distance of image from focus. ये ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे बताते हैं नीचे वाले, जगह खाली नहीं, यहाँ पे बताते हैं। बेटा ये कॉनकेव मिरर लिया हम लोगों ने, और कॉनकेव मिरर में अगर आपके पास एक फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए लीजिएगा 10 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में, तो आपने यहाँ पे कॉनकेव मिरर में ये देखिए बेटा फोकल लेंथ हो जाएगी f, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और आपने यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट क्या है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर लंबा है और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है।
ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट का बी है और ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अब आप बताइए कि इन्होंने कहा है वो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज निकालना है। तो हमें जब इमेज की लंबाई निकालनी है बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे इमेज की लंबाई? बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पहले बताइए इमेज ऑफ पॉइंट ए will be at A। पॉइंट ए की जो इमेज बनेगी वो आपकी ए पर ही बनेगी, क्योंकि वो सी का केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है। और बेटा इमेज ऑफ पॉइंट बी अगर निकालें, तो इमेज ऑफ पॉइंट बी अगर फाइंड करें, तो पॉइंट बी की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट बी की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? बताओ पॉइंट बी कितना दूर है आपका? तो u की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट बी के लिए -30 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि ये तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा और आपके पास ये u आ जाएगा बेटा। और फिर आपसे क्या कह रहा है? u की वैल्यू पता कह रहा है, u की वैल्यू तो पता ही है आपको, और v की वैल्यू निकालना है। और f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेटा -10 और मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v 1/u और 1/f आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v 1/-10 और प्लस आ जाएगा 1/30 और सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो ये आ जाएगी आपके पास 1/v इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास -50। बेटा -3 +1, बोलो सही है, ये 15 आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये 15 कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है। अब आप मुझे बताओ कि जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? सर इमेज इसकी तो ऐसे बनेगी, बराबर हाइट की, जितनी हाइट ऊपर है उतनी हाइट नीचे है। लेकिन जो हमारी ये वाली इमेज बनेगी, इस वाले की ये थोड़ी सी डिमिनिश्ड हो जाएगी। इमेज आपकी हल्की सी टेपर्ड बनती है। बताओ टेपर्ड इमेज आप लोगों को क्लियर हो गई कि हम बताएं दोबारा से? यस सर। बच्चों जितनी आपकी, देखो याद रखो ये वाला केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे छोटी इमेज देता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में छोटी इमेज देता है। तो ये बड़ी है तो बेटा आपकी ये छोटी हो जाएगी। डन बेटा, डन, आगे बढ़े। सर अगर इस इमेज का हाइट निकालने के लिए आता तो बी वाले का हाइट दिया होता। आपको ये दिया जाएगा, मान लो 2 सेंटीमीटर दिया जाए, यस सर। लीजिए ये 2 सेंटीमीटर दिया जाए, तो आप Yes, यहाँ sir. पे -v/u इक्वल टू I/o कर देंगे इस पॉइंट के लिए, तो निकल आए। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया। अब आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, हम आपको बेटा कल की क्लास के लिए हम आपको, कल भी मेरी क्लास लगी हुई है, टाइमिंग 6 बजे ही है, और कल की क्लास के लिए हम आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और आप लोग अपने क्वेश्चंस लगाइएगा और जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछिएगा बेटा, ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलिए और बताइए, कोई दिक्कत? सर जो कल हमने आपको क्वेश्चन भेजा था जिसमें एनर्जी पूछा था, सर अगर उस क्वेश्चन में एवरेज एनर्जी पूछा होता तो वो तो 1/2 kT हो जाता, क्योंकि एवरेज एनर्जी तो नेचर ऑफ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर पूछा होता एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी, यस सर। तो लेकिन एवरेज की बात क्यों कर रहे हैं? सर नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में पूछा होता तो वो तो 1/2 kT हो जाता फिर ना, क्योंकि एवरेज एनर्जी तो नहीं डिपेंड करता
नेचर ऑफ गैस पे भी नहीं डिपेंड करता, प्रेशर पे भी नहीं डिपेंड करता, वॉल्यूम पे भी नहीं। बेटा मेरी आवाज आ रही? यस सर। हाँ, क्या बता रहे थे बेटा आप? सर हम ये कह रहे थे कि वही एवरेज एनर्जी वाला है। अगर बेटा एवरेज एनर्जी कहेगा ना, देखो हाफ Yes, sir. केटी जो हाफ आता है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। यस सर। और जब तक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोलेगा तब तक आप नहीं करोगे। सर लेकिन एवरेज एनर्जी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी नहीं डिपेंड करता, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। नहीं, एवरेज एनर्जी किसकी पूछ रहा है? सर उसी गैस की। उसी गैस की एवरेज एनर्जी पूछेगा तो यस सर। भाई गैस की जो है भाई एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं। मान लीजिए आपकी गैस की एवरेज एनर्जी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी से निकाल दीजिए, तो क्या हाफ केटी एफ आ जाए? एफ नहीं आएगा सर, हम आपको एनसीईआरटी वाला पैरा भेज देंगे। अरे भेजना जरा। ठीक है सर। ठीक है, एक बार ठीक है देखते हैं बेटा। यस सर। चलो बेटा आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, तो जो डाउट Thank हो you, कल sir. हमें डाउट सारे भेज दीजिए पहले बेटा। ओके बेटा, बाय। सर आज वाली स्फेरिकल मिरर वाली शीट मिल जाएगी ना? तुरंत भेज रहे हैं बेटा। जी सर, थैंक यू सर।